देखिए एक्चुअली क्या होता है कि प्रिंसिपल इज सेम, बट द टेक्नोलॉजी या फीचर्स जो होते हैं वो हमने थोड़े और बेटर बनाए हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर्स इस मशीनों को बना रहे हैं, मैंने जनरली देखा कि आज अगर हम बात करें, ये टोटल मशीन जो काम करती है, प्रिंसिपल तो सेम है, बट इसके पीछे से आया हुआ इनपुट वाटर वो बहुत बड़ा वेरी करता है। चीजें जो हमारे मन में बसी है इंडियन लोगों के मन में कि जापानीज काफी ज्यादा जिंदगी अच्छी तरीके से जीते हैं, उनकी उम्र भी अच्छी होती है, स्वस्थ भी होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मार्केट में जाके लोग कनेक्ट करते होंगे कि अरे भाई जापान के लोग अच्छा ज्यादा जीते हैं, इनके ले लें मशीन। आप अगर दिल्ली के हो या कलकत्ता के हो या आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप इस आयनाइजर को 25 इयर्स की लाइफ होती है, तो उसको आप इजी वे में यूज कर सके। तो शरीर के अंदर इस पानी के ज्यादा पीएच को लेने से शरीर के सेल एबनॉर्मल, जैसे कि शरीर के सेल जब बहुत नीचे एसिडिक में आ जाएंगे तो एबनॉर्मल डिविजन्स होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कैंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ओवरचार्ज होंगे तो अल्कोहलिसिस से पहुंच जाते हैं और के कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी, और आपको क्या है कि ट्रेमर्स भी आते हैं, आपको क्या मसल्स भी हिलती हैं। तो कोशिश ये करिए कि नेवर एवर गो अबव 8.5, और आप जब 8.5 दबा रहे हो तो 8.5 आना ही चाहिए। जापानीज वाली जो मशीन थी या कोरियन मशीन, यही सेम मशीन यूएस के अंदर इनको मेडिकल डिवाइस नहीं मिला। मार्केट में इतने सारे वाटर आयनाइजर हैं, कौन सा है सबसे बेस्ट? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको इंडियन आयनाइजर ही खरीदना चाहिए या फिर कोई महंगी ब्रांड जापानीज या फिर कोरियन वो कंपनी की आयनाइजर लगाना जरूरी है? क्या आपके मन में भी ऐसे कंफ्यूजन है, ऐसे सवाल हैं? तो ये वीडियो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया है। जी हाँ, क्योंकि आज इसमें आपको सब कुछ पता चलने वाला है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कौन सा आयनाइजर होगा आपकी परिस्थितियों, आपके पानी के हिसाब से सबसे बेस्ट। तो इसलिए लास्ट तक आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है इनोवेटिव इंडियन आयनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर डॉक्टर विनय खन्ना सर। सर मोस्ट वेलकम। बहुत सारे सवालों के साथ आज फिर से हम वीडियो में आ गए हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्वेरीज हैं जो पीपल हमसे पूछते रहते हैं जब से हम आपसे जुड़े हैं। तो एक सवाल ये है कि जब हम हेल्थ कॉन्शियस लोगों की बात करते हैं तो आयनाइजर आजकल सबकी ज़बान पर चढ़ चुका है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे आयनाइजर अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ हमें दिखाए जाते हैं। तो जब हम कंपैरिजन की दुनिया में चले जाते हैं, डिफरेंसेस की दुनिया में चले जाते हैं, तो आप क्या डिफरेंस देख पाते हैं एक इंडियन आयनाइजर में और एक अब्रॉड के विदेशी आयनाइजर में? देखिए मैम, एक्चुअली आपने जो सवाल किया, तो पहले तो हम बताएंगे कि आयनाइजर इज अ प्रोडक्ट। आयनाइजर एक प्रोडक्ट है जो एक होम अप्लायंस की कैटेगरी में आता है। एंड होम अप्लायंसेस में आपने फ्रिज भी सुना होगा, आपने वॉशिंग मशीन सुनी होगी, आपने घर के अंदर चूल्हा या फिर क्या है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर। तो ये क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि ये इंडिया में ही होते हैं, ये जापानीज भी यूज़ करते हैं, कोरियन भी यूज़ करते हैं, चाइनीज़ भी यूज़ करते हैं, अमेरिकन भी यूज़ करते हैं। तो सभी के अपने अपने ये होम अप्लायंसेस हैं। तो उसी होम अप्लायंसेस के अंदर एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं वाटर आयनाइजर। तो वाटर आयनाइजर जो होते हैं वो एक वाटर आयनाइजर है, तो वो चाहे किसी भी देश का हो, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कुछ अलग फंक्शन करेगा। फीचर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन द क्वालिटी जो उसका प्रिंसिपल है वो सभी का सेम होता है। जी सर, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मेरी दोस्त अगर कल आयनाइजर देखने गई थी, उसने मुझे बोला कि अरे नहीं यार, जापान वाला आयनाइजर सबसे बेस्ट था। ऐसा क्या था उसमें ऐसा कि वो उसे ज़्यादा बेस्ट समझ पा रही थी? क्या कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे आयनाइजर, इंडियन आयनाइजर्स में और उनकी क्वालिटी? नहीं, देखिए मैम, टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली क्या जापानीज बहुत आगे है, बट एक्चुअली होता क्या है कि वो प्रिंसिपल जो है आयनाइजर का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, वो सभी में सेम होता है। होता ये है कि अगर हम बात करें इनोवेशन की, ये हुआ कहाँ से, तो मैं एक शॉर्ट में ही आपको इसको कंप्लीट करूँगा कि 6 अगस्त 1945 के अंदर, 6 अगस्त 1945 में एक लिटिल बॉय नाम से एक एटॉमिक बम हिरोशिमा के अंदर गिरता है जापान में। एंड अगेन 3 दिन के बाद में 9 अगस्त 1945 में फैट मैन के नाम से सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब गिरता है नागासाकी के अंदर। तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब ट्रेजेडी हुई, तो ये उनके देश के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब जो ट्रेजेडी के रूप में कई सारी बीमारियां, कई सारी रेडिएशंस जो क्रिएट हुई, तो उसके ऊपर क्या है कि 1954 में एक प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसका इजाद होता है। और रिसर्च तो पहले से थी, लेकिन दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल वाटर आयनाइजर बनता है 1966 में। तो
ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है कि ये खोज इसलिए हुई बिकॉज ये क्या है कि गैस्ट्रिक और एसिडिक जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कुछ रिलीफ देता था, बट ये सीडियो साइंस में आता है। सीडियो साइंस मतलब जिसके कोई तथ्य नहीं है, कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रायल्स नहीं हुए हैं, बट हाँ यकीनन ये जो प्रोडक्ट है बहुत अल्टीमेट, बहुत फ़ायदेमंद है। बट जो आपका सवाल है जापानीज़ का, तो देखिए जापान के अंदर एक एसोसिएशन है जिसमें 11 कंपनीज आती हैं, इसको बोलते हैं आविया, एसोसिएशन ऑफ एल्कलाइन वाटर आयनाइजर एपरेटस। इसमें अगर आप नाम देखेंगे कि जैसा भी आपने बोला जापानीज मशीन, तो आपने पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी मशीन देखी है, बट जो सबसे बड़ी मशीन आती है, सबसे पुरानी कंपनी जो आती है उसका नाम है मित्सुबिशी। आपने सुना है मित्सुबिशी? एसी लगा है उसका घर पे। अच्छा ठीक है। आपने पैनासोनिक सुना है? जी बिल्कुल सुना है। तो पैनासोनिक भी उससे बड़ी कंपनी 1954 से रन कर रही है। आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि जापान के अंदर जो सबसे ज्यादा मशीन बिकती है उसमें एक कंपनी है फ्यूजिरॉकी। फ्यूजिरॉकी जो 65% मशीन कंसिस्ट करती है उनकी सेल्स का टोटल जापान का, तो एक फ्यूजिरॉकी भी है। उसके अलावा हम बात करेंगे नियॉन है, ट्रिम है, आप बात करेंगे OSG है। तो एक्चुअली ये जो मशीन है इनका एक ग्रुप है, उसके अंदर एक कंपनी है हमारी जापान की एनर्जिक, वो भी बहुत बेस्ट, बहुत शानदार कंपनी है। और इंडिया के अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन अगर बात करें जस्ट बिकॉज ऑफ द मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो बहुत अच्छी मतलब उसके अभी काफ़ी नाम है। तो अभी आप बात करेंगे जापान की, तो जापान के अंदर मैंने आपको बताया कि इतनी सारी कंपनीज हैं जिसमें पैनासोनिक, सोनी, फ्यूजिरॉकी और क्या है कि मित्सुबिशी बहुत ब्रांडेड और बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुकी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोरिया की, तो कोरिया के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि आप सुनेंगे KYK है, एक टाइंट है, मेडिलाइट है, या फिर हम बात करेंगे कि ताइवान के अंदर तो उधर एक कंपनी है चैनसन। तो कंपनीज तो क्या है कि एक प्रोडक्ट बना रही हैं और जिसको वाटर आयनाइजर कहते हैं। अब इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि नहीं मेरी ही अच्छी है या ताइवान की अच्छी है, जापानीज अच्छी है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इनका प्रिंसिपल एक ही है। और आप मतलब कि पानी जो इन सभी मशीनों में जाता है, फिर चाहे से वो देशी हो या विदेशी हो, प्योरीफाई एक ही तरीके से होता है। हाँ। कहने का मतलब आपका ये? देखिए एक्चुअली मैंने आपको बताया जो प्रिंसिपल था ना वो इलेक्ट्रोलिसिस है। तो ऐसा नहीं है कि कोरियन मशीन में या क्या कहते हैं उसको, ताइवान की मशीन में जो चैनसन है या फिर जो बाकी अदर मशीन है उनके अंदर क्या है कि प्रोसेस अलग है, प्रोसेस एक है, पंखा होता है। सर हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, पंखा होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसे चीज़ें जो हमारे मन में बसी है, इंडियन लोगों के मन में, कि जापानीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीते हैं, उनकी उम्र भी अच्छी होती है, स्वस्थ भी होते हैं वो, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मार्केट में जाके लोग कनेक्ट करते होंगे कि अरे भाई जापान के लोग अच्छा ज़्यादा जीते हैं, इनके ले लें मशीन, या कोरिया की स्किन काफ़ी अच्छी होती है गर्ल्स की, तो ब्यूटी के लिए अच्छा निकलेगा ये पानी, ऐसा कुछ मिथ तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए मैम उसमें तो और भी सारे एनवायरमेंटल जो रीजंस होते हैं। आपने भी कोरिया की बात की, तो कोरिया के अंदर आप देखेंगे शुगर बिल्कुल यूज नहीं होती है वहाँ पे सारे लोग स्लिम्स मिलेंगे। रीजन बिहाइंड द शुगर इनटेक उनका बहुत कम है। और हमारे यहाँ का जो एनवायरमेंट अलग है। अगर हम जापानीज की बात करेंगे तो उनका जो हाईएस्ट pH बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ओनली 7.5। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग है। बट इंडिया की हम बात करेंगे तो दिल्ली ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। अगर हम बात करेंगे इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन की, तो 8.5 pH हमारे यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाता है कई जगह पे। लेकिन हमारे यहाँ जैसे घाट का पानी अलग अलग होता है, इस कंडीशन में क्या हमारी इंडियन मशीन ज्यादा इफेक्टिव है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि प्रिंसिपल इज सेम, बट द टेक्नोलॉजी या फीचर जो होते हैं वो हमने थोड़े और बेटर बनाए हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर्स इस मशीनों को बना रहे हैं, मैंने जनरली देखा कि आज अगर हम बात करें ये टोटल मशीन जो काम करती है, प्रिंसिपल तो सेम है, बट इसके पीछे से आया हुआ इनपुट वाटर वो बहुत बड़ा वेरी करता है। क्योंकि जैसे हम जाते हैं गोवा, तो गोवा का TDS ओनली 27, तो केरला का हाईएस्ट TDS 25, मुंबई का TDS 60, सिक्किम का 30, अंडमान का 28। और हम बात करें इंडिया के वेरियस TDS की, जैसे दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट सप्लाई वाटर है दैट इज ओनली 120, गुड़गांव का 130, बट दिल्ली के अंदर वेरियस प्लेसेस के अंदर TDS कहीं का 500 भी है, 1000 भी है, फरीदाबाद का 2-2000 भी है कई जगहों का। तो ये जो TDS है टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, तो इसको कम करके 150 तक लाके जब इस मशीन को यूज किया जाता है तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। तो जापानीज मशीन जापानीज जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बनी है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपर्ट है वो उसके फ्लो कंट्रोल करके उसको सेट कर सकता है। अदरवाइज इंडियन मशीन के अंदर ऐसे पैरामीटर्स हम डालते हैं ताकि क्या है कि आप अगर दिल्ली के हो या कैलकाटा के हो या आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप इस आयनाइजर को 25 ईयर्स की लाइफ होती है तो उसको आप इजी वे में यूज कर सकें।
एक बात और पूछना चाहूंगी सर कि मेडिकल डिवाइस क्यों कहते हैं इनको, कुछ रीजन जुड़ा है इनसे पीछे? देखिए फिर से वही दोबारा उस कहानी पे जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि 1966 में जब वर्ल्ड का पहला आयनाइजर बना, कमर्शियल वाटर आयनाइजर, तो उधर के देशों के अंदर आप देखेंगे जो हिरोशिमा नागासाकी की जो ट्रेजेडी थी, वहाँ के बच्चे अपंग, आज भी पैदा अपंग ही हो रहे हैं। कई सारे जो लोग थे जो क्या कि रेडिएशन थेरेपी के कारण क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम में थे, तो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो जापानीज जो पॉलिटिक्स है, तो उन्होंने क्या किया कि इसको ISO 13485 की श्रेणी में दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो मशीन है ये मेडिकल डिवाइस के रूप में यूज होगी, इसको बोलते हैं ISO 13485। बट क्या होता है कि उन्होंने क्या कोरिया को भी इसमें इनवाइट किया, और कोरिया ने भी KFDA के हिसाब से ISO 13485 उनकी पार्लियामेंट ने इशू कर दिया, और क्या है कि ये एक रूल रेगुलेशंस के अंडर में आ गई कि कोई भी मशीन जब बनाएगा तो वो मेडिकल डिवाइस में कहलाएगी, बिकॉज ये थेरेपेटिकल यूसेस के अंदर और हॉस्पिटल यूसेस में ये यूज होती थी। लेकिन क्या हुआ कि यही सेम मशीन, जापानीज वाली जो मशीन थी या कोरियन मशीन, यही सेम मशीन US के अंदर इनको मेडिकल डिवाइस नहीं मिला, इनको ताइवान के अंदर नहीं मिला, और यही सेम मशीन हमारी इंडिया के अंदर भी ये मेडिकल डिवाइस नहीं होती, बिकॉज इंडिया का एक रूल है MDR, मेडिकल डिवाइस रूल, उसके अंदर ये मशीन नहीं आती हैं। तो इसलिए इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितनी भी मशीन है, इवन चाहे वो इंडिया की कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही हो, या जापानीज बना रहे हो, या कोरियन बना रहे हो, इंडिया के अंदर ये मेडिकल डिवाइस में ISO 13485 में नहीं आती हैं। और बाकी बात ये है कि ISO लेना तो मतलब इतना ईजी है कि अगर आप एक पान बेचने वाला अपने चूना लगाने के लिए जो एक मेटल यूज करता है, वो भी अगर चाहे तो उसको मेडिकल डिवाइस से सर्टिफाइड कर सकता है, जिसका कोई एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट कम अंडर अ मेडिकल डिवाइस। और ये मशीन जो है ये एक होम अप्लायंसेस है इंडिया के अंदर। आपसे बात करने का एक और एडिशनल एडवांटेज ये होता है कि जीके अपने आप अपग्रेड हो जाती है, क्योंकि आपने इतना डीप डाउन जाकर पूरा अच्छे से समझा दिया है इसके पीछे की कहानी को। मैं चाहूंगी कि अगर जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सर, इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि हम आयनाइजर पर पहले भी बात कर चुके हैं, आपने समझाया था कि इसमें 2-3 तरीके की प्लेट्स होती हैं, तो क्या इंडियन आयनाइजर या फिर जापानीज, कोरियन, इनमें भी प्लेट्स का कोई फ़र्क होता है? नहीं, देखिए मैम, एक्चुअली मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप है ना जापान गई और आपने एक गोल्ड की चेन खरीदी 22 कैरेट की, ठीक है, और फिर आप कुछ दिनों के बाद में आप गई नेपाल, वहाँ से भी आपने 22 कैरेट की एक गोल्डन चेन ली, और फिर आप जाते हैं दिल्ली और उसके बाद में गोवा या कहीं पे भी, तो आपने स्पेसिफाई किया गोल्ड और कैरेट किया 22, तो आपको क्या लगता है कि सभी सेम होने वाली हैं या अलग अलग होंगी? सेम ही होंगे सर, सभी सेम होंगे, बिकॉज पर्टिकुलर इट्स अ मेटल ना, ये एक मेटल है, और ये प्रीशियस मेटल है जिसमें आपने 22 कैरेट के लिए, अगर कोई ये कहता है कि नहीं जापान वाली बढ़िया है, वो ज़्यादा अच्छी है, या वो बेकार है, तो ये एक वैसा। लेकिन इसका स्पेसिफाई आंसर ये है कि एक्चुअली जब ये वाटर आयनाइजर बनाया जाता है तो इसके अंदर एक चैम्बर होता है जिसके अंदर से पानी जाता है और 2 स्ट्रीम में विभाजित होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और H2O ब्रेक हो जाता है, H2 अलग, OH- अलग। तो जो प्लेट्स होती हैं उनको कैथोड और एनोड बनाया जाता है, 4 बनती है कैथोड और 3 बनती है एनोड, अगर 7 प्लेट का चैम्बर है तो ये जो कैथोड एनोड जो यूज होती है, इसका जो बेस मेटल होता है वो होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम इज अ नॉन ऑक्सीडाइज्ड मेटल एंड इट्स कम 22nd एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल बचपन में हमने पढ़ा होगा, उसका 22nd एलिमेंट है, और ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। 1795 में इसका इजाद हुआ था, और ये जो मेटल है ये 1800 डिग्री पे पिघल सकता है, मतलब मेल्ट हो सकता है, और 2.5 से 2 pH के नीचे पे ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये जितनी भी कंपनियां होती है, चाहे वो कोरियन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, जो भी कंपनी, चाहे इंडियन ही क्यों ना हो, तो वो क्या है कि बहुत सस्ता मेटल होता है। वो मेटल क्या होता है कि आपको जो फैब्रिकेशन करके प्लेट बनती है, और उसके ऊपर फिर स्टीम जनरेटिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग होने के बाद में उसको एक्टिवेट किया जाता है, देन इसको प्लेटिनाइज किया जाता है, उसमें खर्चा लगता है प्लेटिनाइजेशन में। तो उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है, देन अगेन वो वाइट प्लेटिनम या MMO मिक्स मेटल ऑक्सीडाइज कैप, ये प्रोसेस जो होते हैं इसमें थोड़ा पैसा लगता है, और देन वो प्लेट बन जाती है। तो चाहे वो जापान बनाए, चाहे वो कोरिया बनाए, या फिर जैसे कि आपकी अंगूठी अगर क्या है कि जापान में बनाओ, चाहे कोरिया में बनाओ, चाहे कहीं पे बनाओ, तो मेटल तो सेम रहने वाला, डिज़ाइन, लेंथ और उसकी जो साइज है वो डिफरेंट हो सकती है। तो वैल्यू फॉर मनी कोई सी भी मशीन
होगी उसके लिए, राइट? हम हाँ। कोई सी भी मशीन खरीदें, पानी हमें वही मिलने वाला है जो हमें जापानीज प्योरीफाई करके देगी या कोरियन प्योरीफाई करके देगी या इंडियन प्योरीफाई करके देगी, राइट? आपके कहने का मतलब ये है। तो हेल्थ कॉन्शियस लोग, अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं मार्केट में जाके कि कौन सा आयनाइजर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बेस्ट होने वाला है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा आयनाइजर बेस्ट है। लेकिन सर, इंडिया की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से हमने पहले भी बात करी कि पानी अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग है, और 25 साल आप इसकी ड्यूरेबिलिटी बताते हैं मशीन की, तो क्या एक विदेशी कंपनी का आयनाइजर इंडियन सिचुएशंस में रहकर यहाँ 25 साल चल पाएगा? देखिए मैम, एक्चुअली 25 साल की जो लाइफ होती है दैट इज़ हम टाइटेनियम बेस्ड को बोलते हैं। होता क्या है कि एक कैलकुलेशन बनाया गया है, हमने कई सारे साइंटिफिक जो लोगों पे ये जो प्लैटिनाइजेशन होती है तो क्वेरीज हमने रेज की, तो इस पर कैलकुलेशन बनाया गया कि अगर कोई इंसान 1 घंटा मशीन चलाता है, 1 आवर बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, और हमारी मशीनों में 1 घंटे का मतलब होता है कि तकरीबन 120 से लेके 180 लीटर पानी निकल जाता है, मतलब 1 मिनट में 2 लीटर के करीब जाता है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे 1 दिन में 1 घंटा चलाया तो 1 साल में 365 जी, 1 साल में 365 घंटे चली है। 10 साल में 3650, 20 साल में 7300, 20 साल में 7300, एंड एग्जैक्टली अगर हम बात करें 25 साल में तो भी 8000 पूरे नहीं हो रहे। तो एक प्लैटिनाइजेशन की जो लाइफ होती है दैट इज कॉल्ड 8000 वर्किंग आवर। वर्किंग आवर मींस जब हम उसको ऑन कर दें, जब ऑन करें, आपने मशीन को भी रखा हुआ तो वो काउंट नहीं हो रही, जब आपने मशीन को ऑन किया व्हेन यू प्रेस 8.5 तो वो काउंट हो रही है। तो एक्चुअली द ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो काउंटिंग होती है प्लैटिनाइजेशन की 8000 वर्किंग आवर, उसमें भी एम्पियर का भी मैटर है एंड टीडीएस का भी मैटर करता है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी 25 ईयर्स की लाइफ कही जाती है। अब होता ये है कि अगर इसमें हाई टीडीएस पानी जाता है तो उसमें जरूर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम कैथोड पे अट्रैक्ट होकर चिपक जाती हैं, और फिर क्या क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं, ऑटो क्लीन, डीप क्लीन, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है ना। एक्चुअली ये एक मशीन है, एक इंसान जब बीमार हो जाता है तो उसको भी दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रकार क्या है कि जब ये मशीनें बीमार होती हैं, मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम में आती हैं, तो इसमें छोटे से प्रोसेस होते हैं, ऑटो क्लीन एंड डीप क्लीन, एंड देन ये फिर एकदम से क्या है कि बढ़िया हो जाती हैं। और बाकी इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस मशीन से निकलने वाला पानी नॉट ओनली द बेनिफिशियल बट हार्मफुल भी हो सकता है, तो उसका जरूर ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? फटाफट से मैं चाहूंगी 2-3 टिप आप हमारे दर्शकों को दें। नहीं, देखिए एक्चुअली मैम क्या है कि एक जब आप एक टैबलेट खाते हो, ठीक है, तो आप उस टैबलेट पे आप देखेंगे एक mg होता है। आपने कोई टैबलेट ली, अगर हमारे बच्चे भी कभी कभी बीमार हो तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उसको जो टैबलेट देते हैं या कोई एंटीबायोटिक्स होती है उसमें एक mg होती है, तो दैट इज कॉल्ड मिलीग्राम, क्योंकि वो जब आप लेते हैं तो वो आपके ड्यूडेनम के रास्ते सबसे पहले लीवर से होके गुजरती है और आपके शरीर के अंदर वो बीमारी को सप्रेस करती है, क्योर करती है। सेम एज इट इज इस मशीन से निकलने वाला पानी एक्चुअली क्या है कि चार्ज हो जाता है, तो चार्ज होने के बाद में ये MV क्रिएट करता है, मिली वोल्ट, एंड आवर सेल इज अ -70 मिली वोल्ट नेगेटिव चार्ज। हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ -90 तक जाता है, लेकिन हार्ट हमारा -70 पे। हमारे शरीर में टोटल 11 सिस्टम्स हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये जो जितने भी सिस्टम्स हैं, तो इसके अंदर क्या है कि सभी की जो चार्जिंग बनी गई है समथिंग अबाउट -70 पे नया सेल डेवलप हो जाता है। तो होता ये है कि अगर आप उस सेल्स को चार्ज जो करते हो, मतलब जब आप ये पानी पीते हो, तो ज़्यादा चार्ज वाटर इज़ अ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ इन लॉन्ग टर्म। तो कोशिश ये करिए कि नेवर एवर गो अबव 8.5 pH, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर आप किसी को छूते हो, दीवार को या किसी को टच करते हो और आपको एक झटका आता है, या कभी आप चाबी रख के भूल जाते हो, कभी आप दूध मतलब होता है ना गैस चला के भूल जाते हो, या कभी कुछ भूलने की बीमारी सी लग रही है, दैट मीन यू आर इन अ कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्कोलियोसिस। तो शरीर के अंदर इस पानी के ज़्यादा pH को लेने से शरीर के सेल एबनॉर्मल, जैसे कि शरीर के सेल जब बहुत नीचे एसिडिक में आ जाएंगे तो एबनॉर्मल डिविजन्स होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज कैंसर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब ओवर चार्ज होंगे तो एल्कोलियोसिस पे पहुंच जाते हैं, और के कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी, और आपको क्या है कि ट्रेमर्स भी आते हैं, आपको क्या मसल्स भी हिलती हैं। तो कोशिश ये करिए कि नेवर एवर गो अबव 8.5, और आप जब 8.5 दबा रहे हो तो 8.5 आना ही चाहिए। उसके लिए क्या है कि कई सारे गैजेट, मीटर्स और वो मिलते हैं। और अगर आपका घर खुद का है, अगर अपना ओन हाउस है, तो आपको अपने घर के पानी को एक बार लैब टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आदमी क्या करता है, घर लेता है या किराए पे या कहीं पे भी, वो जाते ही आरओ लगा देता है, आरओ।
उसको ये नहीं पता कि उसके घर के पानी के डिजोल्व सॉल्ट्स में क्या चीज़ है, क्योंकि अगर वो पानी का डिजोल्व सॉल्ट का टेस्ट कराएगा जो कि BIS के साथ 48 पैरामीटर्स हैं, तो वो जब रिपोर्ट आप हमें भी अगर देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम लोग आपको बताएंगे कि ये फिल्टर लगा दो, आपके जीवन में कभी भी RO की छोड़ी आयनाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनरली क्या आपके ब्लड टेस्ट ही तो पता चलेगा ना कि आपको क्या दवा देनी है। तो RO का पता नहीं, लोग लगाए जा रहे हैं, दैट द RO इज अ हाइपोटोनिक वाटर है, तो ये आपकी बीमारियां बढ़ाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि पूरी नॉलेज के साथ में आप इस मशीन को लगवाइए, चाहे वो जैपनीज हो, चाहे वो कोरियन हो, चाहे चाइनीज हो, सारी मशीनें अच्छी हैं, सब बढ़िया है। आप अपने पॉकेट के हिसाब से और अपने डेकोरम के हिसाब से, अगर आपके पास में पॉकेट में अच्छा पैसा है तो जैपनीज लगाइए, कोई इसमें वो नहीं है कि जापान भी। और आज तो इंडिया में ये हो गया है कि पूरी कोरिया के अंदर सैपा एक बॉडी है, उन्होंने BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है, उनका पूरा व्यापार इंडिया में हो रहा है। आज ये हाईली सर्चेबल प्रोडक्ट है, आज ये रिजल्ट ओरिएंटेड होने के कारण इंडिया के अंदर पूरा कोरिया, पूरा चाइना, पूरा जापान लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है और आने वाले समय में ये मुझे लगता है कि ना कि बहुत सारी इंडियन कंपनी की भी नीड होंगी कि वो यहाँ पे आए और व्यवसाय करे, ताकि हमारे देश की GDP भी बढ़े, हमें टोटली उनके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि आपने अपने आप को हावी नहीं करने दिया इस टॉपिक पर, आपने पूरा पर्टिकुलरली अच्छे से डीप डाउन जाकर डिटेल में समझा दिया। मैं आपको शर्त लगा के कह सकती हूँ कि अगर कोई आयनाइजर खरीदने से पहले ये वीडियो देख रहा है ना, तो वो अभी तक कंक्लूजन में आ गया होगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना ओपनली माइंडेड होकर बिल्कुल सटीक राय देने के लिए, दर्शकों को बिल्कुल आश्वस्त करने के लिए कि अब उन्हें कौन सा खरीदना है आयनाइजर, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आयनाइजर अगर आप जा रहे हैं लेने, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दोस्त रिश्तेदार प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, ताकि वो भी इस कंफ्यूजन से दूर हो सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी एक बार फिर से चर्चा के लिए विनय सर के साथ हाजिर हो जाएंगे। ऐसे ही देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।